नमस्ते। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 14 एंडोक्रिन सिस्टम। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का काम करता है। आज इस चैप्टर में हम कुछ मुख्य ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक्स होंगे, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हम एड्रीनल ग्लैंड को समझेंगे, उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की चर्चा करेंगे और आखिर में हम पैंक्रियास और गोनाड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस अहम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? चलिए स्लाइड पर देखते हैं। लिखा है, एंडोक्राइन सिस्टम इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, सेल मॉडिफिकेशन और एग्रीगेशन which secrete the hormones and neurotransmitters in the body। इसका मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसी जटिल ग्रंथियों की संरचना है जिसमें कोशिकाएं या तो मॉडिफाई होती हैं या एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और ये ग्रंथियां हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्राव करती हैं। आगे लिखा है, एंड रेगुलेट द बॉडी फिजियोलॉजी एंड मेजर पार्टिसिपेट इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यानी ये हार्मोन्स हमारे शरीर के कार्यों को, उसकी फिजियोलॉजी को नियंत्रित करते हैं और साथ ही शरीर के सुरक्षा तंत्र में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इस डायग्राम पर नजर डालते हैं। इसमें हमारे शरीर की मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। देखिए, ब्रेन में है पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, गर्दन के हिस्से में आगे की तरफ है थायराइड और उसके ठीक पीछे है पैराथायराइड ग्लैंड्स। चेस्ट रीजन में है थाइमस, पेट के हिस्से में किडनी के ऊपर टोपी की तरह रखी हुई है एड्रीनल ग्लैंड्स और वही पास में है पैनक्रियास। और आखिर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से, महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में टेस्टीज। अब हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स क्या हैं? स्लाइड कहती है, hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts। इसके 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, ये non-nutrient chemicals हैं, यानी इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। दूसरा, ये intercellular messengers की तरह काम करते हैं, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं। और तीसरा, ये ट्रेस अमाउंट्स में बनते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में। अब ग्लैंड्स के प्रकार देखते हैं। ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं, एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन। एक्सोक्रीन ग्लैंड्स में, जैसा कि लिखा है, डक्ट्स यानी नलियां होती हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये ग्लैंड अपने सिक्रीशन को एक नली के थ्रू एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचाती है। उदाहरण के लिए हमारी पसीने की ग्रंथियां। वहीं दूसरी तरफ है एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ये डक्टलेस होती हैं, यानी इनमें नलियां नहीं होती। ये अपने हार्मोन्स को सीधे खून में छोड़ देती हैं और खून उन्हें उनके टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। ये एक वायरलेस सिस्टम की तरह है। चलिए अब पहली और सबसे मुख्य ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। इसका एक और नाम है हाइपोफाइसिस। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टॉर्सिका। इसका मतलब, पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हमारी खोपड़ी में एक हड्डी के गड्ढे में स्थित होती है। उस गड्ढे को सेला टॉर्सिका कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को समझते हैं। इसके बारे में लिखा है, नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के काम को कंट्रोल करती है, उन्हें आदेश देती है। इससे निकलने वाला पहला हार्मोन है ग्रोथ/सोमैटोट्रोपिक हार्मोन GH/STH। इसका काम है शरीर की ग्रोथ को रेगुलेट करना। इसकी कमी या ज्यादती से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर ये जरूरत से ज्यादा निकले तो गिगांटिज्म होता है, जिसमें शरीर का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है। और अगर ये कम निकले तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बौनापन हो जाता है। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स बना सके। चलिए एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ और हार्मोन्स देखते हैं। अगला है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर काम करता है और उसे हार्मोन्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर है प्रोलैक्टिन PRL। ये हार्मोन मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियों की ग्रोथ और उनमें दूध के निर्माण यानी मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। इसके बाद आते हैं 2 हार्मोन्स जिन्हें गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये दोनों हार्मोन्स गोनाड्स पर यानी टेस्टिस और ओवरी पर काम करते हैं। अब इस स्लाइड में एक नोट दिया गया है।
ये बताता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हिस्सा, जिसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, वहां से एक हार्मोन निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। ये हार्मोन मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाओं पर काम करके हमारी स्किन के पिगमेंटेशन यानी रंग को रेगुलेट करता है। अब इतने सारे हार्मोन्स को याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसके लिए एक स्टडी टिप है। एक निमोनिक फ्लैट P, F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH और P से प्रोलैक्टिन। इससे आप आसानी से इन हार्मोन्स के नाम याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे हिस्से की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इससे दो मुख्य हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर की स्मूथ मसल्स पर काम करता है और उनमें जोर से संकुचन या कंट्रैक्शन पैदा करता है। ये खास तौर पर चाइल्ड बर्थ के समय बहुत ज़रूरी होता है। इसका दूसरा काम मिल्क इजेक्शन में मदद करना है। दूसरा हार्मोन है वासोप्रेसिन, जिसे ADH या एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से किडनी पर काम करता है और शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। अब इस स्लाइड का सबसे ज़रूरी हिस्सा देखते हैं। नोट, हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उस मास्टर को भी कोई कंट्रोल करता है और वो है हाइपोथैलेमस। स्लाइड कहती है हाइपोथैलेमस रिलीज द बोथ टाइप हार्मोन एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इट कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों तरह के हार्मोन्स निकालता है जो पिट्यूटरी के काम को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली ग्लैंड पर चलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं जो हर किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। अगर इस ग्लैंड को काट कर देखें तो इसके दो हिस्से दिखते हैं। अंदर का हिस्सा कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला और बाहरी हिस्सा कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। हम पहले एड्रीनल मेड्यूला की बात करेंगे। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स को कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। इनमें दो मुख्य हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन। इन हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी स्ट्रेस या खतरे की स्थिति में होते हैं, तभी ये हार्मोन्स तेजी से निकलते हैं। ये हमारी अलर्टनेस बढ़ाते हैं, दिल की धड़कन तेज करते हैं और सांस लेने की दर को भी बढ़ा देते हैं, ताकि हम उस स्थिति से या तो लड़ सकें, फाइट, या भाग सकें, फ्लाइट। अब हम एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी हिस्से यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 लेयर से बना होता है। बाहर से अंदर की तरफ इनके नाम हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। इन्हें GFR के रूप में याद रखा जा सकता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को आमतौर पर कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहले हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनका मुख्य उदाहरण है कॉर्टिसोल। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं। दूसरे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिनका मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। ये हमारी किडनी पर काम करके शरीर में पानी और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है। इस स्लाइड में एक नोट भी है जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा का जिक्र है। ये एड्रीनल मेड्यूला का एक ट्यूमर होता है, जिसके कारण कैटेकोलामीन्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पर। ये हमारी गर्दन में सांस की नली या ट्रेकिया के दोनों तरफ स्थित होती हैं। इसके 2 लोब्स होते हैं जो आपस में इस्थमस नाम के एक पतले टिश्यू से जुड़े होते हैं। ये ग्लैंड फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी होती है। इसके फॉलिकुलर सेल्स 2 मुख्य हार्मोन्स बनाते हैं, T4 जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं और T3 जिसे ट्रायोडाउथराइनिन कहते हैं। इन हार्मोन्स के नॉर्मल सिंथेसिस के लिए एक चीज़ बेहद ज़रूरी है, आयोडीन। इसलिए आमतौर पर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अब इस फ्लो चार्ट को देखते हैं जो इन हार्मोन्स के बनने की प्रक्रिया यानी स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस को दिखाता है। पहले थायरोग्लोब्युलिन नाम का एक प्रोटीन बनता है, फिर आयोडीन को ब्लड से ट्रैप किया जाता है। उसके बाद आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है और उसे टायरोसिन से जोड़ा जाता है, और आखिर में कपलिंग रिएक्शन से T3 और T4 हार्मोन्स बन जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन थायराइड हार्मोन्स के काम क्या हैं, यानी इनके फंक्शंस। सबसे पहला और मुख्य काम है रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR। BMR का मतलब है कि हमारा शरीर आराम करते समय कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स RBC फॉर्मेशन यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होते हैं।
ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। अब इनके डिसऑर्डर्स दिखते हैं। पहली स्थिति है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इसका एक उदाहरण है ग्रेव्स डिजीज। दूसरी स्थिति है हाइपोथायरॉयडिज्म, जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इसकी वजह से बच्चों में क्रीटिनिज्म हो सकता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। वयस्कों में इससे माइक्सीडीमा होता है। और तीसरी समस्या है गॉइटर, जिसका सीधा सा मतलब है थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना या सूज जाना, जिससे गला फूला हुआ दिखता है। अब हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की। ये 4 छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो थायराइड ग्लैंड की पिछली सतह पर स्थित होती हैं। ये एक हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच। इसका मुख्य काम क्या है? ये इंक्रीजेस द कैल्शियम 2+ लेवल्स इन द ब्लड, यानी ये खून में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये कैसे करता है? ये हड्डियों पर काम करके उनसे कैल्शियम निकालता है और साथ ही किडनी द्वारा कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसलिए पीटीएच को एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अब इस स्लाइड का नोट बहुत जरूरी है। पीटीएच खून में कैल्शियम बढ़ाता है और थायराइड से निकलने वाला हार्मोन टीसीटी खून में कैल्शियम को कम करता है। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे खून में कैल्शियम का एक ठीक संतुलन बना रहे। हमारा अगला टॉपिक है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट का मतलब है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करती है। इसका एंडोक्राइन हिस्सा कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनमें 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। वहीं इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब इस स्लाइड के नोट पर ध्यान दीजिए। अगर इंसुलिन का स्राव लंबा समय तक कम हो तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, यानी ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता है। इस स्थिति को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अब हम गोनैड्स यानी जनन ग्रंथियों की बात करेंगे। सबसे पहले टेस्टीज। पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टीज होती हैं। ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टीज के अंदर लेडिग सेल्स पाई जाती हैं जो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जिसे एंड्रोजन्स कहते हैं। इनमें सबसे मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब एंड्रोजन्स के फंक्शंस क्या हैं? ये हार्मोन्स पुरुषों में कई चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जैसे मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा, यानी मांसपेशियों का विकास, चेहरे और बगल में बालों का आना, आक्रामक स्वभाव और आवाज़ का भारी होना। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रेरित करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। गोनैड्स की चर्चा में अब हम आते हैं ओवरी पर। महिलाओं में एक जोड़ी ओवरी होती हैं जो उनका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये 2 मुख्य फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। ईस्ट्रोजन का काम है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे लक्षणों जैसे आवाज का पतला होना को डेवलप करता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। इसका सबसे मुख्य काम है कि ये सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और मेमोरी ग्लैंड्स को दूध के स्राव के लिए तैयार करने में मदद करता है। और इसके साथ ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का ये अध्याय पूरा होता है। स्टडी कंप्लीट। आज हमने इस चैप्टर में सभी मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज और गोनैड्स। हमने जाना कि इन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या कार्य हैं और उनकी कमी या ज्यादती से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपको सब आसानी से समझ आया होगा। बेहतर रिवीजन के लिए अपने नोट्स को एक बार जरूर पढ़ें। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।